बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मरियम हाशमी और प्रोग्राम ब्रंच टाइम में खुश आमदीद कहती हूं अपने तमाम देखने वालों को। उम्मीद है आप लोगों की सुबह आज खैरियत से होगी, बहुत आपने तरोताज़ा जो है माहौल में आपने सांस ली होगी। और आजकल क्योंकि आज स्कूल खुल गए हैं, मेरे कहने का मकसद यह है कि छुट्टियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, हॉलीडेज़ का एंड हो चुका है। बच्चों ने बहुत ज़्यादा आप लोगों को तंग किया होगा। आप लोग आज थोड़ा सा ज़रा सुख का सांस मेरा ख्याल है लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो बिज़ी हैं, बच्चों के साथ बिज़ी रहे हैं और बच्चों ने बहुत ज़्यादा उन्हें मसरूफ़ रखा हुआ था इन छुट्टियों में। तो आज मेरा ख्याल है आज जो नई सुबह होगी कि बच्चे अपना स्कूल गए हैं, एक रूटीन स्टार्ट हुई है। और बच्चे भी सम टाइम होता है कि इन दिनों में बड़ा मिस करते हैं अपने स्कूल के दिनों को, अपने फ्रेंड्स को। तो आज उनका भी बड़ा अच्छा दिन गुजरे, हमारी यही दुआ है। और आप लोगों का भी बड़ा अच्छा वक्त गुजरे, टाइम गुजरे। जी हाँ, ब्रंच टाइम में आप सबको दोबारा से खुश आमदीद कहती हैं। और आज मैं आपको ये बताती चलूँ, आज का प्रोग्राम भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज भी हम आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक लेकर आए हैं। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की नेमतों की, तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हाना व तआला की क्या है। तो हमें यही नज़र आता है कि जो सेहत है वो उसकी सबसे बड़ी नेमत है और उसकी सबसे बड़ी दौलत है। और इस दौलत की हिफाजत का जो हुनर है वो जो जानती हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसी डॉक्टर मौजूद हैं जिनको अपने इल्म में महारत तो है ही है, लेकिन उनके रवैये में भी इंसानियत की जो खुशबू है वो मौजूद है। वो यकीन रखती हैं कि किस तरह की जो शिफा है ये दवाओं में नहीं, बल्कि आपकी मस्बत सोच में, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग में और आपके उम्मीद और होप में है। तो आप जितने पुरुम्मीद होंगे, जितने अपनी ज़िंदगी में आप पॉजिटिव होंगे, उतने ही आप जो है बीमारियों से दूर रहेंगे और अपनी सेहत को जो है वो कायम दायम और मतवाज़न रख सकते हैं। तो ज़हनी सुकून की बात हो, बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी की बात हो, या बेहतरीन आप डाइट की बात करें, तो ये जो इनके मशवरे हैं वो दिलों में चिराग की तरह जो है वो रोशनी बिखेरते हैं और लोगों को बड़ी अच्छी गाइडलाइन देती हैं। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, हमारे प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर महविश मानो। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मरियम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हम आपसे बहुत कुछ जो है सीखेंगे। श्योर, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे बहुत खुशी है। जी बहुत शुक्रिया, हम भी बहुत एक्साइटेड है कि आप आज हमारे साथ होंगी। हम मज़े मज़े के आपसे सवाल करेंगे और आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई ऐसा मैसेज जो है वो आप हमारे प्रोग्राम के जरिए दुनिया को देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं और हमारी डॉक्टर साहबा से आप बात कर सकते हैं। चलते हैं अपने कुकिंग कॉर्नर की तरफ, जहाँ मदीहा मौजूद है और मदीहा आज कुछ ज़बरदस्त सा लेकर आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मदीहा। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी मदीहा, मैं बिल्कुल ठीक। आज क्या बना रही हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, जिसमें ना आपको आटा गूंदना पड़ेगा, जिसमें ना आपको आलू बॉईल करने पड़ेंगे और बड़ा ही क्विक बन जाएगा। और ये मर्द हजरात भी अपने आराम से घर में बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 आलू लिए, इनको मैंने छील लिया और धो लिया है। उसके बाद ये गंदम का आटा है, चक्की का। आप अपनी पसंद से जो भी आप आटा यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम मसाला जात हैं, नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन जाएगी इसमें, हरी मिर्च और हरा धनिया और एक अंडा। तो चले मैं साथ साथ तैयार करती हूँ और आप देखिएगा। ज़बरदस्त मदीहा, आज की रेसिपी जो है हमें उसका वेट रहेगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट और मज़े की बात ये होती है कि जो आटा गूंदना है वो काफ़ी ख़वातीन को जो है वो पसंद नहीं होता। तो ये मेरा ख्याल है बड़ी क्विक रेसिपी है जो बनने वाली है। और इसको अगर हम कहेंगे आलू का पराठा, तो मेरा ख्याल है सबके मुंह में पानी आए, क्योंकि जो एक ब्रेकफास्ट है ना, उसको तो बड़ा जो है अच्छा लगता है कि जब इस तरह की कोई भी चीज़ें हों, क्योंकि हम लोग पसंद करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, शुरुआत करते हैं आपसे प्रोग्राम की, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में हमें बताएं। माशाल्लाह पाकिस्तान से यहाँ मूव हुई, यहाँ पर आई, आपने एजुकेशन वहाँ कंप्लीट की, यहाँ पर कैसे आपने स्टार्ट किया? मैंने MBBS तो कराची पाकिस्तान से ही किया है जी। वर्क एक्सपीरियंस के बाद फिर मैं यहाँ आई, मेरी शादी ऑब्वियसली हुई। फिर यहाँ पे लाइसेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जो ऑब्वियसली मैंने दिए। फिर फैमिली होती है ज़ाहिर है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं उस पाथवे से कि फिर ज़ाहिर बच्चे हो गए। फिर मैंने वर्क एक्सपीरियंस लिया, फिर GP ट्रेनिंग इस कंट्री में 3 इयर्स होती है जो मैंने पार्ट टाइम की। सो
पिछले 2 साल से फिर मैं एज अ जीपी प्रैक्टिस कर रही हूँ। बड़े दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों की तौफीकात में जो है वो इजाफा करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है वो मदद कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मेंटल हेल्थ पे स्पेशलाइजेशन है, आप करना चाह रही हैं और मज़ीद आप पढ़ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम अपनी सेहत की बात करते हैं तो हम जिस्मानी सेहत को हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम जहनी सेहत को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप क्या समझती हैं कि जहनी सेहत को इंपॉर्टेंस देना भी उतनी ज़रूरी है? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। स्पेशली हमारी सोसाइटी में या कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसमें हमें लगता है कि नहीं, मेंटल हेल्थ की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए और स्पेशली पेंडेमिक के बाद बहुत सारी मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी में बहुत बड़ा फ़र्क आया है। इसी वजह से जो है मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बल्कि शुरू से ही था। तो एक बहुत, और ह्यूमन ब्रेन ऐसा है जिसके बारे में अभी तक बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं है। माइंड, ब्रेन, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक बैलेंस है जो इस्लाम में भी है कि आपकी जहनी और फिज़िकल दोनों और स्पिरिचुअल तीनों चीज़ों को मिला के अगर देखा जाए तो बैलेंस लाइफ बनती है। तो ऑल्दो मेजर आपका फोकस जो है फिज़िकल हेल्थ हो सकता है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से और मैं देखा है कि जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है वही फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रख सकता है। तो आजकल ये जहनी दबाव, ये एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? मल्टीपल वजूहात हैं उसकी। एक तो हमारा एनवायरनमेंट है, फास्ट पेस बहुत हो गया है। कुछ इंसानी अगर आप हिस्ट्री देखी जाए तो हम जब गारों में रहते थे तो हम लोग को अपने आप को प्रोटेक्ट करना था जानवरों से या ऐसी चीज़ों से जो आप, तो एक इंसानी मैकेनिज्म था जो कहते थे कि आपको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए आप हमेशा एज पे रहते थे। अब बहुत सेफ है हमारी सोसाइटी, लेकिन हमारे अंदर वो रिफ्लेक्सेस अभी भी हैं। तो हर छोटी बात पे आपको एंजाइटी हो सकती है। बट ऑब्वियसली वो थ्रेट्स वैसे नहीं रहे हैं, थ्रेट्स बदल गए हैं, सोसाइटी फास्ट पेस हो गई है, कुछ बहुत सारे आर्टिफिशियल चैलेंजेस हैं, पैसों से लेके आगे बढ़ने की दौड़ से, तो मल्टीपल वजूहात हैं। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। अब लोग अपने सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, उसको एड्रेस करना चाहते हैं। एक और बहुत बड़ी वजह है कि राइज भी हुआ है और अवेयरनेस भी हुई है। सही, लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते, तो वो क्या वजह है? वो झिझकते हैं चीज़ों को कि जैसे कि हमें मेंटल स्ट्रेस है, लेकिन वो कहते हैं नो आई एम फाइन, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है। तो क्या इसको? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली आप ठीक कह रही है। जैसे मैंने आपका एक तो सोशल टैबूज हैं। जी। अगर आपने किसी को खुलेआम बता दिया कि आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको जज नहीं करेंगे। सही, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे कि मुझे डिप्रेशन है तो आपको जज करेंगे, विच मीन्स कि आपको कहना चाह रहे हैं कि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप फेस कर सके डे टू डे चैलेंजेस को। जबकि इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, ब्रेन हार्मोन से रिलेटेड, आपकी इन्वायरमेंट, फैमिली सपोर्ट, आपकी अपनी एज, आपकी अदर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ को लेके। एक ही फैमिली में दो अगर लोग हैं, सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एक को हो सकता है, एक को नहीं हो सकता डिप्रेशन या एंजाइटी या कोई भी मेंटल हेल्थ, तो उसमें जेनेटिक का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसको अब आहिस्ता आहिस्ता साइंस भी एक्सप्लोर कर रही है और आवाम में भी जो है बहुत अवेयरनेस आ रही है। सही। और ये आजकल अगर हम बच्चों में देखें, आप क्या समझते हैं रेशो किस में ज़्यादा है? क्या बड़ों में ज़हनी दबाव ज़्यादा है या बच्चों में? अगर आप वैसे स्टैटिस्टिकली पूछें तो बहुत राइज इन अडल्ट्स है, उस पे ज़्यादा है। मेरा ऑब्वियसली बच्चों से रिलेटेड डिप्रेशन, एंजाइटी भी बहुत देखती हूँ मैं एज अ जीपी बच्चों में। बच्चों में डायग्नोस करना इसलिए मुश्किल है कि वो अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कभी वो स्कूल में स्ट्रगल करते हैं, कभी वो बुलिंग की वजह से परेशान होते हैं। तो बच्चों में और भी किस्म के ऑटिज़म और ADHD जो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं जिस पे थोड़ा बहुत हम बात कर सकते हैं, ये भी बहुत ऑन राइज हैं। जो बच्चे क्योंकि कोप नहीं कर सकते तो वो स्ट्रेस होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। सही। अभी आपने जैसे ये नाम लिया ADH है और ये क्या कहते हैं ऑटिज़म है। ऑटिज़म आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान है और आपने अभी ये बात किया कि जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है इसमें, इसको थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करेंगे? जेनेटिक्स देखें, जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, जैसे अब हमारे वो जैसे आप कॉर्नर में बता रही थी मधिया जैसे फ्रेश खाने बना रही हैं, अब जंक बहुत आ गया है, बहुत ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस हैं जो आपकी जीन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में माँ को बहुत स्ट्रेस हो तो आपको ADHD और ऑटिज़म का चांस होता है। बीच में अभी वैक्सीनेशन पे भी अगर हम बात करें तो लोग कहते थे कि अगर आपने MMR लगाया तो आपको ऑटिज़म का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो मल्टीपल थ्योरीज हैं और उसमें बहुत अगेन कॉम्प्लेक्स है। फैमिली में अगर किसी को हो तो हो सकता है। और जैसे आप पूछ रही थी कि ये बढ़ रहा है,
तो लेट मी टेल यू कि ये पहले से ही था. अगेन डायग्नोसिस बहुत हो गया, अवेयरनेस बहुत आ गई है जी. और देयर इज़ अ ह्यूज चेंज इन एनवायरनमेंट. अब जो है वो बच्चे इतने फिजिकली एक्टिव नहीं रहे, माँ बाप वो घर के पकाने वाले खाने और वो सब कुछ नहीं रहा, तो बहुत सारी अच्छा, रीजंस बच्चे हैं. खाते भी नहीं है जो आजकल हम अगर पेरेंट्स देना भी चाहिए और जो है ख़वातीन कोशिश भी करती हैं, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं, लेकिन बच्चे फिर स्टिल फास्ट फूड, जंक फूड जी. और उनकी डिमांड करते हैं, तो उनके नखरे किस तरह से कम कर सकते हैं? हाँ जी, वो तो बहुत मुश्किल, और वही अगेन एनवायरनमेंट में आ गया है, पेयर प्रेशर है. अगर आपका दोस्त फ्राइज़ खा रहा है या बर्गर खा रहा है तो आपको होता है कि हम ट्राई करके देखें, और जाहिर है वो उसमें भी बहुत बड़ी साइंस है कि वो चीज़ें मज़े की लगती हैं तो आपका ब्रेन और मोर एंड मोर मांगता है. जी, जी. लेकिन अगेन डेवलप डिपेंड करता है कि आप शुरू से वो आदतें हेल्दी डालें. अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स शुरू से इंट्रोड्यूस कराएं तो देयर इज़ नो रीज़न. हो सकता है हर बच्चा अलग होता है, लेकिन देयर इज़ नो वे कि आप अगर इंट्रोड्यूस उनको टाइमली ना करें तो वो उनकी आदत ना पड़ जाए. तो डिपेंड करता है फैमिली पे, अप्रेजल पे. कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है बच्चों की तरबियत में. तो ये आजकल बड़े वालिदैन परेशान है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा, और एक तो हाइपर बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे इस तरह के प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं. और जैसे आपने बताया कि बुलिंग है, मेंटल हेल्थ है, उससे, और ये स्क्रीन टाइम मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा मेन रीज़न है बच्चों में इस तरह की एंजाइटी और इस तरह के स्ट्रेस को डेवलप करने में. आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. और अगेन वन ऑफ द एनवायरमेंटल जो एक चीज़ दे आई है स्क्रीन. कहाँ उस ज़माने में यूट्यूब या बच्चे क्लिक करते थे. एक ज़माने में टीवी पे आप शो का इंतज़ार करते थे. अब एवरी टाइम अवेलेबल है, जो चाहे. इतना बच्चों की, इसीलिए अटेंशन हाइपर डेफिसिट भी इसी तरह है कि आपकी अटेंशन इतनी शॉर्ट हो गई है कि आप जितनी जल्दी जल्दी चीज़ें बदलते हैं आपकी अटेंशन फेज वो एक तरफ रह नहीं सकता फोकस. इसकी वजह से बच्चे बहुत हाइपर हो गए हैं. कंटेंट इस तरह का आ गया है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स अब हमारी सोसाइटी और सोसाइटी के चैलेंजेस हो गए हैं जिसके अब असरात बच्चों पे आ रहे हैं. बिल्कुल. और इससे अवॉइड करना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, आप देखें सोसाइटी के साथ साथ चलना है आपने. तो आप ये नहीं कम्प्लीटली कह सकते. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने स्क्रीन टाइम कम्प्लीटली बंद कर दिया और बच्चे फिर और तरीकों से वो मैनिफेस्ट करते हैं अपनी नीड्स को. सही. तो गाइडलाइंस कहती हैं कि 2 साल से कम का बच्चा 1 घंटे तक देख सकता है और 2 से 16 साल का ये कोई गाइडलाइन नहीं है. और एज एन मेरे डोंट टेक माय वर्ड, अगर कम देखें तो अच्छी बात है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है उस पर साइंटिफिक रिसर्च है तो 2 घंटे मैक्सिमम. और ऑब्वियसली आपने 30 मिनट्स तो फिजिकल एक्सरसाइज रखनी है. ऑल्दो इस कंट्री का वेदर इस तरह है, लेकिन वेन एवर अपॉर्चुनिस्टिकली जब भी आपको लगे कि बाहर जा सकता है बच्चा, स्कूल में ज़ाहिर है पीई वगैरह करते हैं तो आप इनकरेज करें अपने बच्चों को, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड वही है कि फिजिकल रखना है आपने, एक्सरसाइज, घर का खाना, हेल्दी खाना. ये मैं नहीं कह रही कि आप कभी जंक खा ही नहीं सकते, लेकिन एक मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल, एतदाल जो है वो रखना चाहिए और उसी से ही हम बेहतर लाइफ स्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वैक्सीनेशन की बात की है. बहुत सारे पेरेंट्स जो है हमसे मतलब बच्चों की फुल वैक्सीनेशन भी करवाते हैं, तो वो अप टू डेट रहना कितनी ज़रूरी है? जी देखें, बहुत ज़रूरी है. सिर्फ हम साइंस को, जैसे मैंने आपको बताया है कि लोगों को बहुत बड़ा सस्पिशन था MMR और ऑटिज़म से रिलेटेड, जबकि साइंस और बहुत रिसर्च कहती हैं कि ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है. तो वैक्सीनेशन आप, और इसी तरह आप पुराने ज़मानों में देखें, स्मॉल पॉक्स से वैक्सीनेशन की वजह से दुनिया में से ख़त्म हो गया. तो उसकी अगर और देखें आप, कितने लोगों को मीज़ल्स होता है. मीज़ल्स एक बहुत डेडली बीमारी हुआ करती थी. तो वैक्सीनेशन, अगर मैं लेमन टर्म में समझाऊं, कि आपको ऐसा वायरस इंट्रोड्यूस किया जाता है आपकी बॉडी में जिससे आपकी इम्यूनिटी तो बन जाती है, लेकिन आपको इन्फेक्शन नहीं होता. तो जब नेक्स्ट टाइम आप इन्फेक्शन को देखेंगे तो आपके पास ऑलरेडी उसकी ताकत है लड़ने के लिए. बिल्कुल. तो वैक्सीनेशंस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि शुरू के 1 साल बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है जिसमें वो मल्टीपल इन्फेक्शंस से. इसीलिए देखें कि क्योंकि साइंस ने तरक्की की है तो हम पॉजिटिव बात नहीं करते हैं, लेकिन आप कितने बच्चों को ज़िंदगी को बचाया है थ्रू वैक्सीनेशन, थ्रू टेक्नोलॉजी और ये सारी साइंटिफिक रिसर्च को लेके. तो एक मीडिया और एक जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया, एक प्रोपेगेंडा, ये बहुत ज़रूरी है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई कंसर्न हो वैक्सीनेशन रिलेटेड, अपने बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड, तो आप अपने GP या मेडिकल पर्सनल से ज़रूर डिस्कस करें, रादर देन कि आप ऑनलाइन रिसर्च करें और आप एक डिसीजन खुद बनाएं. सही. अच्छा, जहाँ पर कई ऐसी जगह होती हैं या कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर आप पहुँचा नहीं सकते सही मालूमात, तो वहाँ पर आप क्या समझते हैं कि कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए कि भाई आप हिफाजती टीके या ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लगवानी बहुत ज़रूरी है? जी, आप सही कह रही हैं. जैसे कुछ पैचेस ऑफ, आप सिर्फ वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो
جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ انگلینڈ میں بھی کچھ ایریاز ہیں جہاں ویکسینیشن انٹیک بہت کم ہے. جی بالکل. تو اس میں بہت سارے نیشنل پروگرامز ہوتے ہیں جہاں گورنمنٹ انٹروڈیوس کراتی ہے, ویدر اٹ از آن ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے. اب آن لائن اگین وہی بات ہو گئی کہ اچھی چیزیں بھی تو ہیں آن لائن. تو آپ دیکھیں NHS پہ بہت سارے لیفلیٹس اویلیبل ہیں. بہت سارے پیشنٹس میرے نہیں جانتے ہیں کہ یہ اویلیبل ہے. تو آپ اگر پڑھیں, میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو انکریج کرتی ہوں کہ جو کنڈیشن ہے اس کو پڑھیں. میں یوزلی لیفلیٹس بھیجتی ہوں, اس کو پڑھیں. اس کے باوجود آپ کو کوئی کویشچنز ہوں آپ میرے پاس آئیں, ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. میں نہیں ڈیل کر سکتی تو یوزلی نرسز ویکسینیشنز کو ڈیل کرتی ہیں. بہت ساری گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جو ہم فالو کرتے ہیں. صحیح. اور یہ جو آپ نے کہا کہ اس ایپ پہ بھی آپ بہت کچھ, آپ اس کو بھی بیٹھ کے دیکھیں تو اس میں بہت انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہے جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. مدیحہ سے پوچھتے ہیں, مدیحہ آپ کی ریسیپی کہاں تک پہنچی؟ جی میں نے پہلے آلو کو شریڈ کیا اور وہ اتنا کو باریک ہو گیا تھا اور باریک سا شریڈ کرنا ہے. اس کے بعد اس کا میں نے اسٹینر لے کر پانی جو ہے سارا نکال دیا. اس کے بعد میں نے اس میں تمام مسالہ جات ایڈ کیے, ایک ایگ ایڈ کیا, تھوڑا سا آئل ایڈ کیا اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے. اس کے بعد اس میں سوکھا آٹا ڈالوں گی اور پھر اس کی ایک پراپر کنسسٹنسی بنانے کے لیے میں اس میں پانی ایڈ کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے. جی صحیح صحیح. مدیحہ آپ کی ریسیپی جو ہے وہ بڑی زبردست لگ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک بڑا ایک میتھ ہے کہ جب ہم بچوں کی ڈائٹ پہ بات کرتے ہیں کہ بچوں کی جو ہے مینٹل ہیلتھ ہے اس کو صحت مند رکھنے کے لیے ہم ملک کا بڑا استعمال اور ان کو انکریج کرتے ہیں کہ ملک کا استعمال کیا جائے. کوئی لیکٹوز انٹالرنس بھی ہوتے ہیں بچے اور کچھ اس طرح. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس طرح کی ڈائٹ, کس طرح کی ڈائٹ ہونی چاہیے بچوں کے لیے؟ جی آپ نے ایک بہت بڑا امپورٹنٹ کنٹروورشل ٹاپک چل رہا ہے آج کل ملک پہ سے ریلیٹڈ. سو بہت سارے لوگ ڈیری اوائڈ کر رہے ہیں whether even they are not lactose intolerant, کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ظاہر ہے اگین میں پیچھے جانا چاہتی ہوں کہ 100 سال پہلے کمرشلائزیشن اتنی نہیں تھی تو جو کاؤز وغیرہ کاؤز جو آتی تھی وہ ڈائریکٹ ریسورس آرگینک سورس سے آ رہے تھے. اب کاؤز کو ہر قسم کے انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں, ایسٹروجن ہارمون, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کمرشل لیول پہ, جو میں سمجھ سکتی ہوں کہ پیرنٹس کو کنسرن. لیکن آبادی بھی تو بڑھ گئی ہے نا, جی بالکل, ظاہر ہے اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جی تو اگر آپ دیکھیں ملک جو ہے اس میں کیلشیم ہے اور اوبیسلی اس میں پروٹین ہے. تو آپ فرسٹ ایئر تو آپ اگر ہو سکے تو آپ بریسٹ فیڈ کرائیں. ظاہر ہے ہر ماں کے سرکمسٹانسز الگ الگ ہوتے ہیں, تو بریسٹ فیڈ اگر آپ کرا رہے ہوں تو آپ کیلشیم سپلیمنٹس خود لیں, آپ ہیلدی ڈائٹ لیں. اگین وہ ایک بیلنس اور اعتدال والی بات ہے کہ آپ دودھ صرف بچے کو آپ دودھ پہ ڈپینڈنٹ نہیں رکھ سکتے آفٹر 1 ایئر اسپیشلی, کیونکہ اس سے پھر آئرن ڈیفیشنسی وغیرہ ہو سکتی ہے. تو آپ نے پھر سلولی انٹروڈیوس کرانے ہیں ہر وہ کھانے جو گھر میں تھوڑے تھوڑے مقدار میں. اوبیسلی اگین میں وہی کہوں گی کہ کوئی الرجیز بچوں وغیرہ کو ہے انڈے سے یا دودھ سے تو آپ اپنے GP سے خود ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن ایک بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے جس میں پروٹین, کاربوہائیڈریٹس, وٹامنس اور obviously lot of hydration. اب جیسے جوسز وغیرہ بہت آ گئی ہیں, فزی ڈرنکس, سپر مارکیٹ وغیرہ نے ایسی انٹروڈکشن کرائی ہے کہ گھستے کے ساتھ بچوں کو کینڈیز, جوسز دکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بچوں کی انہیلدی ڈائٹ میں. صحیح, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اچھا یہ جو نیو مدرز ہوتی ہیں وہ بھی بڑا مینٹل سٹریس سے گزرتی ہیں, بڑی چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں, ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے آپ صاحب؟ جی بہت بڑا ایک فیز ہے جس میں آپ ٹرانزیشن کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی وتھ فرسٹ بیبیز. جیسے میں دیکھتی ہوں فرسٹ ٹائم جب مدر آتی ہے بچے کو لے کے, تو میں آئی کین ٹیل, بتا سکتی ہوں میں کہ ان کو کہ فرسٹ ٹائم کی انزائٹی الگ ہوتی ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو کویشچنس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے ہارمونل چینج ہوتے ہیں, ڈپینڈنگ کہ آپ کی کتنی فیملی اویلیبل ہے, آپ کا سپورٹ کیسا ہے, آپ کو بتانے والے کتنے ہیں. تو ایک تو مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہے. فزیکل ہیلتھ کا تو آپ کے بڑے بوڑھے بتاتے ہی رہتے ہیں کہ آپ دودھ پئیں, ہیلدی ڈائٹ کھائیں, لیکن مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسٹرگل کر رہی ہیں اپنے بچوں کا خیال رکھنے میں, آپ کا موڈ لو ہے یا آپ کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا, تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ میڈیکل ایڈوائس ضرور لینی چاہیے. صحیح. اور امیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو ملٹی وٹامنس وغیرہ تو ویسے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس سے لینے چاہیے, لیکن ویسے ہم ہیلدی ڈائٹ میں کیا شامل کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا ہے, لیکن وائٹامن ڈی بہت ضروری ہے. اسپیشلی اس کنٹری میں ریکمنڈیشن ہے کہ آٹم اور ونٹر میں آپ نے وائٹامن ڈی لینا ہی لینا ہے.
स्पेशली क्योंकि सन एक्सपोजर नहीं जी सन एक्सपोजर नहीं है, तो ऑटम और विंटर में लेना है। ब्रेस्ट फीडिंग मम्स को थ्रू आउट द ईयर लेना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी अगेन बहुत कॉम्प्लेक्स है। पहले लोगों की अंडरस्टैंडिंग की थी सिर्फ हड्डियों और उसके लिए ज़रूरी है, जबकि विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स रिसर्च है, तो वो मैं अपने हर पेशेंट को रिगार्डलेस यही बताती हूँ कि ये ज़रूर लेना है आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, घर में भी सम टाइम हमें फर्स्ट एड की बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है, तो क्या आप समझते हैं घर में क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए बच्चों वाले घर में? जी देखें, पहले तो आपको पहला बच्चा है या छोटा बच्चा है तो बेबी प्रूफ करना घर को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने गेट्स लगाने हैं, फॉल का बड़ा चांस होता है, हेड इंजरी, बच्चा क्रॉल कर रहा होता है, यू आर द ओनली वन लुकिंग आफ्टर देम, तो ये बहुत मुश्किल टाइम है। तो एक तो बेबी प्रूफ करना है। फिर अगर आयन वगैरह हैं या ऐसी कोई चीज़ है, तो एक तो ये कि मेक श्योर कि कोई जल जाए हाथ तो आप टैप वाटर के अंदर रन करें। फिर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इमीडिएटली 111 को कॉल करें, ठीक है। इसके अलावा जो है वो घर में जैसे कोई ब्लड हो गया कि कट हो गया, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको आप दबा दें, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो मेरे ख्याल में 111 कॉल करना बेहतर है, ताकि आपको बेहतर एडवाइस मिल सके। सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है कि जब हम जैसे हमारी होती है, हम एंजाइटी का शिकार होते हैं या मेंटल हेल्थ का हम शिकार होते हैं, और हमारे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो इस फेज़ से गुजर रहे होते हैं, उनको आप लोग क्या एडवाइस करते हैं? क्या उनके लिए क्या बेहतर है कि फैमिली लाइफ तो है ही है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि घर का माहौल तो उनकी सेहत पे बहुत अच्छा असर डालता है, लेकिन एज सच उनकी डाइट, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो हेल्दी वो खा नहीं सकते या इतना ज़्यादा उनका तो इनटेक फूड का कम होता जाता है, तो क्या वो डिहाइड्रेशन का शिकार ज़्यादा हो जाते हैं? हाइड्रेट ज़्यादा रहें, जूसेस ज़्यादा लें या नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारी फैक्टर्स लेकर चलना पड़ता है। बहुत कॉम्प्लेक्स ये आपने सवाल किया। अगर आप मल्टीपल लोग रह रहे हैं, मेंटल हेल्थ का भी शिकार है, अगर और मेडिकल कंडीशंस भी हैं, तो ये हमारे लिए एज अ जीपी भी बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक तो आप घर से लेके परेशान हैं, मल्टीपल मेंबर्स अगर मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ का शिकार है, तो एक ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आप डील कर रहे होते हो। तो एक तो ये है कि आपने वही जैसे मेंटल हेल्थ, आपने NHS कहती है कि हर बंदे को 30 मिनट्स बाहर वॉक करना फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ज़रूरी है। सही। तो ये आप कर सकें, डिपेंडिंग ऑन योर मेडिकल कंडीशन आप कितना वॉक कर सकते हैं। तो एक अपने आप का खुद ख्याल रखना है। ज़ाहिर आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है जो बड़े बुजुर्ग वो लोग हैं जिनको फिजिकल कंडीशन है वो होते ही हैं, और NHS बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती है उनको। एक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। खाने पीने में अगेन डिपेंडिंग ऑन हाइड्रेशन, वही 1 से 1.5 लीटर। अब अगर ऑब्वियसली इसमें एक्सेप्शन अप्लाई करते हैं कि हार्ट पेशेंट को ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अगेन मैं वही कहूँगी कि अपने जीपी के एडवाइस से, लेकिन हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंडा कंट्री है तो वो हम लोग ज़्यादा हाइड्रेट नहीं करते। तो अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई डायरिया वगैरह, वो जल्दी डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो वही अगेन मैं कहूँगी कि ऑनलाइन NHS की वेबसाइट पे या ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती हैं जिस पे आप जाके मालूमात ले सकते हैं। अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ फार्मेसी में भी आ गई हैं, जो अगर आपको जीपी का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा तो आप अपनी फार्मेसीज़ पे जाएँ, वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, जिससे आप एटलीस्ट आपको इनिशियल एडवाइस मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें जो आप घर में कर चुके हैं इसके बावजूद आपकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही, तो फिर आपने अपने जीपी या 111 को कॉल करना है। सही है, और आप बिल्कुल अपनी सही एडवाइस, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और आप देखिए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि फार्मेसीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, अपडेटेड हो चुकी हैं, और वहाँ पर भी कंसल्टेंट बैठे होते हैं जो कि आपकी फौरी हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ उनको रीच आउट करें, उन तक पहुँचें और उनसे अपनी एडवाइस और उनसे अपनी हेल्प जो है वो लें। आज का प्रोग्राम जो है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से सवालात, और हम भी इनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बना सकते हैं, अपनी डाइट को जो है सही तर्ज ज़िंदगी जो है वो हम अपना सकते हैं और अपनी डाइट को बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा और हम इस ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जी
वेलकम बैक करते हैं ब्रांच टाइम में सब देखने वालों को। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। मदीहा से पूछते हैं मदीहा को कि रेसिपी कहाँ तक पहुँची। जी मदीहा बताइएगा। जी, मैंने पैन में ऑयल ब्रश किया और फिर मैंने बैटर को इस तरह से, कोई भी कप ले लें या जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो उससे आपने इसको फैला लेना है और इट्स लाइक इस तरह से ये एक बैटर फैला लेना है और ये पराठे की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है ताकि आटा भी कच्चा ना रहे और आलू भी कच्चे ना रहें। जी ज़बरदस्त मदीहा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी हम ज़रूर टेस्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, डिप्रेशन और स्ट्रेस क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं या डिफरेंट? बहुत अच्छा सवाल है ये। स्ट्रेस देखें हमारे डे टू डे बेसिस का हिस्सा है। हर बंदे को स्ट्रेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डिप्रेशन है। डिप्रेशन की डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। आपको कुछ अरसे के लिए सिम्टम्स होने चाहिए, मोर देन 3 मंथ्स कंसिस्टेंटली। अगर आपका किसी चीज़ में दिल ना लग रहा हो, आपको रोने का दिल चाह रहा हो और बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो, बहुत आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही हो, तो फिर हम उसको डिप्रेशन डायग्नोज करते हैं। अगेन विल गो बैक कि जो जब हम केव्स में रहते थे तो हम लोग एक लेवल की एंजाइटी और एज पे थे, लेकिन वो आज डे टू डे में आपके लिए ठीक नहीं है कि दरवाज़ा किसी ने जोर से बंद कर दिया तो इट डजंट मीन कि कोई आपके ख़तरे की बात है। लेकिन हर बंदा जो इतना एज पे रहे तो वो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए और डे टू डे के लिए कोप करने के लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो स्ट्रेस शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है ताकि आप वो काम और टारगेट अचीव कर सकें। लॉन्ग टर्म नॉट हेल्दी फॉर यू, तो वो डिप्रेशन में मुब्तला हो सकता है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चे होते हैं उनको तो हम कंट्रोल कर लेते हैं उनके, लेकिन जब आप टीन एज में जाते हैं, उस एज में बच्चे डिफरेंट चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। उसमें हम स्ट्रेस कह लें, आप डिप्रेशन कह लें, बड़े बच्चे चले जाते हैं। उनको इस चीज़ से कैसे निकाला जाए, उस स्टेज को कैसे हैंडल किया जाए एज अ पेरेंट? जी बहुत बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल एज है वो टीन एज ही है, क्योंकि उनको बहुत डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं। वो हम पे डिपेंडेंट भी नहीं हैं, वो हाई स्कूल्स जा रहे हैं। अगेन मेरा जो सबसे ज़्यादा पेशेंट में देखती हूँ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल की बुलिंग होती है जो स्कूल समटाइम्स एड्रेस नहीं कर पाती है, स्कूल को पता ही नहीं होता। और पेरेंट्स क्योंकि टीन एज जो है वो बड़ी मुश्किल एज है जब वो पेरेंट्स से शेयर नहीं करते। बाय द टाइम पेरेंट्स पिक करते हैं बहुत लेट हो चुका होता है। तो एक तो आप हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं, आपके जो ब्रेन का आगे वाला हिस्सा होता है वो डेवलपमेंट हो रहा होता है, इसीलिए आप बहुत इरैशनल डिसीजन लेते हैं, आपको इरैशनल सोचें आती हैं। तो उसमें भी बहुत सारा सपोर्ट अवेलेबल है अगर हम स्कूल के लेवल से वो करें। अगर किसी भी पेरेंट को ऐसा लगता है कि बच्चे की चेंज इन बिहेवियर है या वो स्ट्रगल कर रहा है, तो सबसे पहले आप स्कूल को कांटेक्ट करें। देयर आर काउंसलर्स हैं, आप एक्सप्लोर करें कि बच्चे की कैसी फ्रेंड्स हैं, कोई बुलिंग तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें। अगर स्कूल भी वही बिहेवियर नोटिस कर रहा है जो आप घर पे कर रहे हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है कि स्कूल पेरेंट्स को बताता है और पेरेंट्स कहते हैं कि यस आप ठीक कह रहे हैं, हमने नोटिस नहीं किया, बट क्योंकि आप कह रहे हैं तो अब हमें लग रहा है कि यस देयर इज सम कोई प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा इसके बाद कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है। फिर आप अगेन अपने जीपी के पास जा सकते हो। जीपी को लगता है कि अगर आप को वो हेल्प प्रोवाइड कर सकता है तो ठीक है, वरना हम फर्दर मेंटल हेल्थ को रेफर कर सकते हैं। सही, मतलब एक प्रॉपर आप लोगों का जो है ना वो सिस्टम है जिससे जो है प्रॉपर हेल्प मिल सकती है और प्रॉपर गाइडलाइन भी मिल सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर घर का माहौल जहनी तनाव, डिप्रेशन हो, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो, उससे क्या सब लोग अफेक्ट होते हैं या उसको किस तरह से हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जहनी दबाव को घर के अंदर? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखें हम लोग हम ह्यूमन बीइंग्स, आप वर्किंग वुमेन भी हो या आप अपने प्रोफेशन का स्ट्रेस घर पे लेकर कैसे हम देखें ना, अब हमारी वही सोसाइटी जो इसलिए मेंटल हेल्थ ऑन अ राइज है, हमारी सोसाइटी बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि जैसे आपने कहा कि औरत घर पे काम भी कर रही है, बाहर भी जा रही है। अब फादर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, फादर्स को वो ट्रेनिंग नहीं मिली है कि बच्चों को किस तरह डील करना है घर पे। तो एक बहुत बड़े चेंज से हमारी सोसाइटी गुजर रही है। तो आप इसको ट्रांजिशन भी कह सकती हैं। कुछ फैमिली अडेप्ट कर सकती हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बच्चे अफेक्ट होते हैं, पूरा माहौल का तनाव। अगेन मैरिटल इश्यूज हो सकते हैं पेरेंट्स के, अदर कोई और फैमिली मेम्बर अगर बीमार है तो वो बच्चों की हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये है कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए विद इन द फैमिली। पेरेंट्स का आपस में, मियाँ बीवी का आपस में, और बच्चों का पेरेंट्स के साथ। और देखें ना, हर बंदे का कोपिंग मैकेनिज्म अलग है, सॉल्यूशंस हैं, आपकी सराउंडिंग में कितनी हेल्प है। अगर आप जॉब पे जा रही हैं तो वो बच्चा नर्सरी जा रहा है या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जा रहा है, तो बहुत सारी उसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं।
अगेन ज़्यादातर वो प्रेशर जो है वो पेरेंट्स ही महसूस करते हैं, बट अगेन ये हमारी सोसाइटी का पार्ट है जिससे हम अभी अडेप्ट कर रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कैसे मैनेज किया? आपने भी अपनी वर्क लाइफ को, घर को कैसे बैलेंस जी किया? बहुत बहुत मुश्किल काम है। बच्चे स्पेशली जब छोटे होते हैं तो अलग किस्म के चैलेंजेस हैं। अब जो है मेरा बच्चा माशाल्लाह एक टीनेजर है, एक अभी होने वाला है, सही। तो वो हर लाइफ के चैलेंजेस हैं और आसान नहीं होता। हर दफ़ा एक नई सोल्यूशन लेके आना पड़ता है। अगेन अपने आप पार्टनर से कम्युनिकेट करें, बिल्कुल। आपकी घर का फैमिली से, माहौल, जी। घर का माहौल, और इवन आप अगर आप देखें, वही मैं कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी अच्छी भी है बुरी भी हैं। अगर आपके पेरेंट्स दूर भी रहते हों तो आप फ़ोन पे उनसे कनेक्ट करें, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। कभी कभी एक परसेप्शन मिल जाता है दूसरे से बात करने से, आप अपने ही माहौल में एक फिक्सेटेड रहेंगे तो आइडियाज़ भी नहीं होंगे। इसलिए फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं है तो अपना नेटवर्क बढ़ाएं, उन लोगों से बात करें जिनसे आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, लोग आते हैं, आप उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लेती हैं कि ये डिप्रेशन का शिकार हैं या स्ट्रेस का शिकार है या मेंटल किसी फेज से वो गुजर रहे हैं? देखें, डिपेंड करता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स होते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है, और अपॉइंटमेंट्स का आपको पता ही। पेशेंट्स कई आपको बताना भी चाहते हैं, जी, लेकिन ये बिल्कुल। है कि थोड़ा सा ज़रा जी जी, तो वो 10 मिनट्स है तो आपके पास। दूसरी बात ये कि डिपेंड करता है कि आप जीपी आपका रेगुलर अगर है तो एक रेपो बन जाती है, वो आपके फैमिली के बारे में जानता है, आपके प्रोफेशन के बारे में जानता है। तो अगर वो आपको पहले से जानता है फिर तो बड़ा आसान है कि एक पैटर्न ऑफ सीरीज आप देखते हो मूड में, बिहेवियर में। फर्स्ट टाइम मैं कहूँगी, फर्स्ट टाइम आप नहीं कर सकते अनलेस पेशेंट खुद कह रहा हो कि मेरा लो मूड है, मुझे डिप्रेशन है एंड प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, बहुत बहुत मैंने, ज़ाहिर है मैं काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो बहुत बहुत अलग अलग तरीके से एंजाइटी और डिप्रेशन लोग लेके आते हैं जो उनको खुद को भी नहीं पता होता और हम डायग्नोस करते हैं। तो ये मैं आपको यही बात पहले से कह रही थी कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है सोसाइटी में। ना सिर्फ डॉक्टर, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, एक मल्टीपल लोग बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर सोल्यूशन भी मल्टीपल तरीके से ही आ सकता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। और जी ये जो बात अब हम एक बड़ा कॉमन सा, मेरा ख्याल है अब तो तर्ज ज़िंदगी बन चुका है ये लाइफस्टाइल, कि जब हम सब बैठते हैं तो सब अपने अपने मतलब फ़ोन्स पे होते हैं, फैमिली को ज़रा कम टाइम देते हैं। तो वो बड़ा अच्छा एक होता है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के लिए रखें, आप एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेशन करें और अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, तो मेरा ख्याल है कि वो हर जो डिस्कशन जो है वो बड़ी फ्रूटफुल होती है और बड़ी हेल्पफुल होती है। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, क्योंकि देखें ना, स्क्रीन टाइम से बच्चों का ही नहीं, अगर आप एडल्ट्स का भी देखें तो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आप वो 1 to 1 फेस टू फेस अटेंशन नहीं दे रहे। आप जो है आप भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ से क्विकली स्विच कर रहे हैं, जैसे आपका अटेंशन है। मेरे पास कितने सारे अडल्ट पेशेंट आते हैं जो कहते हैं हमें लगता है ADHD हमें है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल, मेंटल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत बड़े लेवल पे, हो सकता है उनको टेंडेंसी हो, लेकिन क्योंकि अब हमारा इस तरह से हो गया है, फेस टू फेस कनेक्शंस कम हो गए हैं, हम अपनी ही आपको टाइम देने से भागते हैं। आप अपने इंसाइट, इसको कहते हैं इंसाइट नहीं है, मतलब आप अपने अंदर क्या हो रहा है आप खुद नहीं जानना चाहते। तो और इसी तरह आपकी स्लीप बहुत अफेक्ट होती है स्क्रीन टाइम से। तो आप कोशिश करें कि आप भरपूर नींद लें और अपना स्पेशली बिफोर द बेड टाइम आप स्क्रीन टाइम अवॉइड करें। उससे बहुत बड़ा फ़र्क फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। बिल्कुल। और बच्चों से भी बात करें, बच्चों के साथ आप जो है अपनी फ्रेंडशिप रखें, दोस्ती रखें, ताकि वो आपके साथ ज़रा कोई बात करते झिझके नहीं, और वो अपनी जब भी स्टेजेस पे जाएं, अपनी टीन एज पे और आगे जब वो बढ़ें तो वो आपका हाथ थामें और आपको साथ लेकर चलें। मदीहा से पूछते हैं, मदीहा की रेसिपी माशाल्लाह मेरा ख्याल ऑलमोस्ट डन है। जी, एक पराठा तो मैंने बना लिया है, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्रेविंग हो रही है। तो इसी तरह से अब ये आपने सारे पराठे बनाने हैं, शाम की चाय के साथ खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। तो ये चटपटी सी एक रेसिपी है। साथ में आप कोई सॉस ले लें, मैंने ग्रीन सॉस ली है जो मैंने घर में बनाई है। लाइक इसमें अनियन, पुदीना, टमाटर और नमक और मिर्च डालकर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। तो ये एक मज़े की एक सॉस बन जाती है। तो इसके साथ आप इस्तेमाल कीजिए
ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट जो है वो मदीहा ने बनाया है और इंशाल्लाह हम इसको एंजॉय करेंगे इसके साथ ही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है कि जब हम ज़हनी सुकून हमें बड़ा चाहिए होता है और समटाइम हमें नींद नहीं आती, नींद की कमी होती है या हम चिड़चिड़े हुए होते हैं, तो क्या ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ज़हनी दबाव का, ज़हनी थकावट का मतलब होती हैं, सिम्टम होती हैं, उसका क्या क्या कह सकते हैं आप? देखिए स्लीप भी लाइक मेंटल हेल्थ बहुत एक कॉम्प्लेक्स मामला है, क्योंकि कहते हैं कि 8 घंटे आपकी स्लीप होनी चाहिए, लेकिन सम टाइम नहीं हम कर पाते, तो उसके बाद हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। जी बिल्कुल। एक तो रूटीन बहुत ज़रूरी है कि अगर आप रात के 10 बजे सो रहे हैं तो एवरीडे आपको 10 बजे ही सोना चाहिए, और वही जो आपका रूटीन है 7 to 9 आवर्स जैसे आपने कहा इज़ अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्लीप। दूसरी बात ये है कि अब बहुत रिसर्चेज आ गई हैं कि अगर आपको ये अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं मिलती है तो आपका हार्ट, ब्रेन और आपके सारे रिस्क बढ़ जाते हैं, बल्कि मोटापा भी बढ़ जाता है अगर आप सही स्लीप ना लें। और स्लीप की अब ना सिर्फ मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे, बल्कि वही जो आप कह रही हैं कि ड्यूरिंग द डे टाइम आपको फटीग महसूस होगा, आपका फंक्शन वो नहीं रहेगा, आप थकावट महसूस करेंगे, सो इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी डे टू डे अफेक्ट हो सकती हैं। और ये जो मेंटल हेल्थ है इसको क्या हम काउंसलिंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। उसमें अगेन लाइक आई सेड कि मैं, क्योंकि मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है मेंटल हेल्थ में, काउंसलिंग ही फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस है कि पहले आप काउंसलिंग लें, क्योंकि ब्रेन और माइंड जो है वो ट्रेन किया जा सकता है। आपको थॉट प्रोसेस को बदलना है आपने। अगेन NHS के थ्रू आप रेफ़र कर सकते हैं, आप अपने GP से मशवरा ले सकते हैं, आपने ये सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो मेडिकेशंस भी हैं जो अगेन आप अपने GP से मशवरा करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्यों आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, कभी कभी कोई वजह भी नहीं होती डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ की। तो आप कहते हो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डिप्रेशन क्यों हो रहा है, तो वो हर बंदे की टेंडेंसी अलग अलग है और उसमें बहुत गहरी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी इन्वॉल्व है जो आपका मेंटल हेल्थ कॉज कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस हो ही तो आपको डिप्रेशन हो सकता है या क्योंकि एंजाइटी। आपकी लाइफस्टाइल जो है वही आपकी बॉडी पे जब अफेक्ट करती है तो आपको खुद पता नहीं चलता। समटाइम आपकी तबीयत में थकावट होती है, समटाइम आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी डाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी नींद मुकम्मल होनी चाहिए और प्रॉपरली आप जो है वो हाइड्रेट होने चाहिए। तो आजकल का वेदर ऐसा है कि ज़ाहिर है हम लोग अपने उसका ख्याल नहीं रखते हाइड्रेशन का, तो आप प्लीज़ अपनी डाइट का, अपने पानी का इंटेक आप जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है आप ज़रूर कीजिए। इस वेदर में नहीं आप हम ख्याल रख सकते क्योंकि वेदर इस किस्म का है लंदन का भी, तो कोशिश कीजिए कि ज़रा हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो आप अपनाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो आजकल के इवन बच्चे, इवन बड़े, इवन टीनेज ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ओवर थिंकिंग भी मैं समझती हूँ कि मेंटल इशू है एक, ठीक है, चाहे आप इसको स्ट्रेस कहें या डिप्रेशन कहें, क्योंकि वो स्टेज टू स्टेज आगे बढ़ता जाता है। अगर एक बच्चा यूज टू है ओवर थिंकिंग का, उसको स्टेज किस स्टेज पे हम पिक कर सकते हैं, कहाँ पे उसको हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड करें कि वो आगे थोड़ा सा ज़रा बेहतर हो? जी बहुत बहुत हॉट क्वेश्चन है ये आजकल का। जी ओवर थिंकिंग आप देखें कि ये सोशल मीडिया की वजह से टीनेजर्स बहुत इफेक्ट हुए हैं। पहले अगर आप 25 साल पहले चले जाएं तो आपको कोई जज करने वाला नहीं था। अब आप जब ने पिक्चर पोस्ट की है या अपने लाइफ अपडेट दी है तो आपको सबसे पहले होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अच्छा सोच रहे हैं। अब ओवर थिंकिंग इसलिए हो गई है कि आपको ये आपने बैक ऑफ द माइंड आपको ये है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। सही, ये तो फिर बड़ों में भी बहुत ज़्यादा, बड़ों में भी और टीनेजर्स में भी, लेकिन टीनेजर्स पे अब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है क्योंकि ये सोशल मीडिया की वजह से राइज इन मेंटल हेल्थ स्पेशली इन टीनेजर्स, इवन फॉर द एडल्ट्स एज वेल। क्योंकि आप वही ना सोसाइटी के क्योंकि नॉर्म्स बदल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसकी वजह से आपके चैलेंजेस दूसरे हो गए हैं। पहले आप जो कुछ अपने लिए करना चाहते थे तो आपको नहीं लगता था कोई जज कर रहा है। अगेन ओवर थिंकिंग अगर एंजाइटी की तरफ चले जाए तो वो आपका पूरा फंक्शन, मेंटल फिजिकल हेल्थ ख़राब कर सकती है। सही। और अगर कोई दोस्त या फैमिली मेंबर है वो क्या आपकी कितनी हेल्प कर सकता है इस मामले में? दोस्त कितने ज़रूरी हैं? बहुत बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए अगेन साइंटिफिकली भी। लेकिन समटाइम तो आप हर्ट भी तो दोस्तों से भी होते। एब्सोल्युटली, ये तो सोसाइटी का पार्ट है, इसीलिए आपको चूज करना है कि आप किससे अपनी बात शेयर करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे हम इस कल्चर में मैं रहती हूँ कि हम लोग अपने मुल्क से दूर रहते हैं, अपने रिश्तों से दूर रहते हैं, तो हम रिश्तों में नहीं, हम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ होते हैं, लेकिन बच्चों को ज़रूरत होती है उनके दोस्तों की, उनके
के रिश्तेदारों की, तो ज़रा उनको थोड़ा स्पेस मिलती है, वो थोड़ा सा निकल के बात करते हैं, थोड़े जी। से उनकी कम्युनिकेशन बेटर होती है, उनकी मेंटल हेल्थ पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। जी। तो मेरा ख्याल है कि दोस्ती जो है वो बड़ी ज़रूरी है और रिश्ते बड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जैसे आपने कहा हम दूर रहते हैं, बिल्कुल। बट देखें हमारी सोसाइटी इस तरह से है, स्पेशली इंग्लैंड में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बिल्कुल फैमिली फ्रेंड्स की तरह ही हो गई हैं। और इवन कम्युनिटी लेवल पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, न्यू मम ग्रुप्स हैं। आप स्कूल में जब बच्चों को ड्रॉप करते हैं तो बहुत सारे लोग अपने बॉन्ड्स बना लेते हैं। तो इस तरह बहुत सारे लेवल पे आप दोस्ती कर सकते हैं। अगेन एक मॉडरेशन होनी चाहिए उसमें भी कि, और मैंने जैसे कहा कि टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस हो गई है कि अब आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपनी फैमिली से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों को अपने ग्राउंड से जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे लेवल्स पे देयर आर सॉल्यूशंस, डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। आई थिंक जो आइसोलेशन है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इन दिस कंट्री। बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्पीच डिले है और ये जो कम्युनिकेशन हमारी कम है, इसकी वजह से बच्चे जो है वो बड़ा इफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी मुख्तसर हो रहा है और मदीहा की रेसिपी भी रेडी है, और आपसे भी मैं जाते जाते बस ये बड़ा अच्छा एक मैसेज आपसे लेना चाहूँगी, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना वो बच्चों में ज़रूर डेवलप होनी चाहिए। बच्चों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अपनी जो है वो बात रखनी है और किस तरह से उन्होंने अपने आप को किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार करना है। तो आप ज़रा हमारे ऑडियंस को ज़रा बताएं। जी, मेरा यही मशवरा होगा आपके ऑडियंस के लिए कि मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ तीनों का एक बैलेंस वो है जो ज़िंदगी में आपको बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के साथ कामयाबी दे सकता है। और फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत ज़रूरी हैं। आप अपने बच्चों पे ज़रूर नज़र रखें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स जो किसी भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का चैलेंज से गुजर रहे हैं, प्लीज़ उनकी हेल्प करें और अपने आप का ख्याल रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और उम्मीद है कि आप सबको भी हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मदीहा से मैं पूछना चाहूँगी, मदीहा आज के प्रोग्राम्स में आप कोई मैसेज देना चाहें? जी, मेरा यही मैसेज है कि खुश रहिए, खुश रहने दें और अंडरस्टैंड कीजिए कि दूसरे भी ह्यूमन बीइंग्स हैं और उनकी नीड्स का भी ख्याल रखिए। सही, बेहतरीन। और यही हमारा आज का प्रोग्राम का जो मकसद था वो यही था कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से हम अच्छा तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो अपना सकते हैं, और किस तरह से हम जो है प्रॉपर टाइम पे वक्त रहते सपोर्ट और हेल्प ले सकते हैं। तो यही बात थी, यही हमारी डिस्कशन थी कि हम जो है अपनी ज़िंदगियों में अपने बच्चों की मदद कर सकें, अपने लोगों की मदद कर सकें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल कर सकें, और इर्द गिर्द हमारे जितने लोग हैं, अगर हम आपके बुज़ुर्ग मतलब नहीं हैं, वालदैन किसी के हयात नहीं है, तो आप अपने दोस्त अहबाब जहाँ पर आपको कोई मिलते हैं आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनसे जो है आप बात कर सकते हैं। अगर मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी मेंटल स्ट्रेस का शिकार हैं और आप बात करना चाहते हैं, समटाइम होता है कि पेरेंट्स से आप बात करके बहुत ज़्यादा पुरसकून हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप कोई ऐसा बुज़ुर्ग होंगे आपके इर्द गिर्द जिनसे आप बात करें, आपके दिल को तसल्ली हो, उनकी दुआ लीजिए। और यही बात कि जब आप दुआ कीजिए तो हमें भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।